नमस्कार। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की होगी शुरुआत, तो वहीं लोकसभा में विनियोग विधेयक पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल और यूपी समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग की अहम बैठक भी आज। गोवा नाइट क्लब हादसे में आरोपी लूथरा बंधु थाई पुलिस की हिरासत में। थाई सरकार ने भारतीय दूतावास को दी जानकारी। भारत वापस लाने की प्रक्रिया जारी। इंडिगो का परिचालन धीरे धीरे हो रहा है सामान्य। नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, जारी रहेगी कंट्रोल रूम की निगरानी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट T20 सीरीज का दूसरा मैच आज। पहले मैच में शानदार जीत के बाद भारत करेगा बढ़त को दोगुना करने की कोशिश। समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे गए और सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय से E10 और E20 ईंधन मानकों के लिए संगत वाहनों से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न का उत्तर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया और इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिया। और इसके साथ ही जल शक्ति मंत्रालय से समेत विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। लोकसभा में आज के विधायी कार्य की बात करें तो विनियोग सांख्यिक 4 विधेयक 2025 पुनर्स्थापित विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। सदन में आज नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे, तो वहीं संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के समय को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। और इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत सभापति के वक्तव्य के साथ हुई। राज्यसभा में सभापति ने यूनेस्को की ओर से दीपावली को विरासत की धरोहर सूची में शामिल करने पर अपनी खुशी अभिव्यक्त की और इसके साथ ही सभापति ने कहा कि ये हमारे देश की सांस्कृतिक मान्यताओं को बढ़ावा देने वाला कदम है और इससे भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने में मदद मिलती है। राज्यसभा में विभिन्न सांसदों ने लोक हित से जुड़े मुद्दे उठाए और इसके साथ ही आज उच्च सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी और इससे पहले इस मुद्दे पर कल लोकसभा में चर्चा हो चुकी है। तो वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल किए जाएंगे और जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। Our festival of lights, Deepavali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It symbolizes the triumph over light over darkness, knowledge over ignorance, hope over despair, and dharma over adharma.
गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। भारत से फरार हुए नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया। उन्हें जल्दी ही भारत वापस लाया जाएगा। थाई सरकार ने थाईलैंड में भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी है। उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाई आग लगने के कुछ ही घंटों के बाद भारत से भाग गए थे। ये आग 6 दिसंबर की सुबह नाइट क्लब में लगी थी, जिससे सुरक्षा नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जिनमें अनिवार्य फायर सेफ्टी, अनापत्ति प्रमाण पत्र की कमी, भीड़भाड़ और संकरे निकास गेट शामिल थे, जिनसे लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत हुई। वहीं एक अन्य आरोपी अजय गुप्ता को कल रात ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से गोवा लाया गया। गोवा पुलिस इसे लेकर विमान से रात 9:45 पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा पहुंची और फिर उसे आगे की जांच के लिए अंजुना पुलिस थाने ले जाया गया। गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था और इससे पहले दिन में जम्मू निवासी गुप्ता को दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे अंतरिम राहत नहीं मिली और गोवा पुलिस को ले जाने के लिए 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी गई। उत्तरी गोवा के एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों और पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर की आधी रात को अरपोरा स्थित नाइट क्लब में हुई आग की दुखद घटना के मद्देनजर एहतियाती कदम के तौर पर बुधवार शाम को यह आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पर्यटन स्थलों के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ियों, पटाखों, आग लगने वाले यंत्रों, धुआं पैदा करने वाले उपकरणों और इसी तरह के आग धुआं पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध उत्तरी गोवा के सभी नाइट क्लब्स, बार और रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, बीच शेक, अस्थायी ढांचे, कार्यक्रम स्थल और मनोरंजन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज फॉर्म डिजिटाइजेशन और जमा कराने के प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, तो वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि देश के 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। केरल में एसआईआर से संबंधित गणना प्रपत्रों की संख्या बढ़ाकर करीब 2,74,70,936 हो गई है, जो कुल प्रपत्रों का 98.64% है। अनुपस्थित, मृत्यु और आवास परिवर्तन और अन्य कारणों से एकत्र नहीं किए जा सके प्रपत्रों की संख्या बढ़ाकर 23,42,294 हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार ये संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि अनेक बूथ स्तर के अधिकारियों ने डिजिटलीकरण का काम पूरा नहीं किया है। सभी आंकड़े दर्ज होने के बाद वास्तविक संख्या अधिक होने की संभावना है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने फॉर्म भर कर नहीं दिए हैं, वह संबंधित बीएलओ के पास अपने फॉर्म जमा करवा दें। इंडिगो के परिचालन संकट से यात्रियों को हुई परेशानी को लेकर डीजीसीए ने 8 सदस्यों वाली एक निगरानी टीम गठित की है। डीजीसीए के अनुसार निगरानी टीम को इंडिगो के गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में तैनात किया जाएगा और इनमें से 2 सदस्य रोज इंडिगो के ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। ये टीम कुल फ्लीट, पायलटों की संख्या, क्रू का इस्तेमाल और बिना
प्लान की छुट्टियों सहित कई बातों पर नजर रखेगी। तो वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आज नियामक के सामने पेश होने का निर्देश जारी किया है। इंडिगो के सीईओ से सभी डेटा सहित एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं देश में इंडिगो की उड़ानों के रद्दीकरण और देरी की घटनाओं के बाद अब लगातार व्यवस्था में सुधार आ रहा है। पूरे देश में इंडिगो के ऑपरेशन अब स्थिर हो रहे हैं। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमानन मंत्रालय के कंट्रोल रूम का कल जायजा लिया और वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। कंट्रोल रूम की ओर से यात्रियों की चिंताओं को जल्द और प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए रिस्पांस टाइम को भी और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही यात्रियों की उड़ान संबंधी दिक्कतों के समाधान के लिए मंत्रालय ने कंट्रोल रूम नंबर 011-2460-4283, 011-2463-2987 जारी किया है। यात्री एयर सेवा ऐप और वेब पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महाराष्ट्र में ठाणे में ईडी और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। आधी रात से ठाणे जिले के पड़घा गांव से सटे बोरीवली गांव में छापे मारे गए। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेन देन के मामले में ये छापे डाले गए। साकिब नाचन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने पड़घा से सटे बोरीवली गांव में बड़ी कार्रवाई की है। पड़घा गांव के अलग मंत्रिमंडल, अलग देश और अलग राज्य संविधान तक तैयार किया था। साकिब ने बोरीवली गांव को अलग देश घोषित किया था और उसे अल शाम नाम दिया था। अपनी खुद की राज्य व्यवस्था और अपना मंत्रिमंडल साकिब ने बनाया था। आरोप है कि स्लीपर सेल बनाने और युवाओं को भड़काने में साकिब माहिर था। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया कर दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Welcome to the world that is future ready. Top heroes secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर है। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद वे ऐतिहासिक मापल कांगजेईबुंग में
पोलो प्रदर्शनी मैच देखने जाएंगी। शाम को मणिपुर सरकार की ओर से इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में अपने सम्मान में आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगी और इस अवसर पर वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी और उनका उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नूपी लाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सेनापति गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वे जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी और उनका उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स हैंडल पर पीएम ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए अपने विचार लिखे और कहा कि एक महान राजनेता और असाधारण विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व के धनी प्रणब मुखर्जी ने दशकों के सार्वजनिक जीवन में अटूट समर्पण के साथ भारत की सेवा की। प्रणब बाबू की बुद्धिमत्ता और स्पष्ट विचार ने हर कदम पर हमारे लोकतंत्र को समृद्ध किया। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने वर्षों तक उनके साथ संवाद करने के दौरान मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और पीएम मोदी ने आज फिर से डीडी न्यूज के सुप्रभातम कार्यक्रम के सुभाषित को प्रस्तुति को साझा किया है और ये सुभाषित सीख दे रहा है कि हमें निर्बल व्यक्ति को पीड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली बन सकता है। सुदुर्बलं नावजानाति कञ्चित् युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते सधीरः। जो किसी कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। He who does not insult the weak always remains cautious and deals with his enemies with wisdom and discretion, does not forcefully fight with the strong and shows bravery at the right time, is a true hero. और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। वहीं दक्षिण भारत में कहते हैं कि जीवन में एक बार गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करना चाहिए। और ऐसे में काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण के अभियान के तहत आइए आगंतुकों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ लिया। काशी अपने आप में एक पुण्य स्थली है और विशेष इसलिए कि यहाँ माँ गंगा उत्तरायणी होती हैं और जिस प्रकार उत्तर भारत के लोगों में गंगा स्नान से पुण्य लाभ की स्वीकार्यता है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी गंगा स्नान से पाप समाप्त होने और पुण्य लाभ की स्वीकार्यता समान रूप से ही है। काशी तमिल संगमम में जो लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, वे गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। We went to Kashi Vishwanath temple, Annapurni Ji temple and Vishalakshi Amman temple, and we saw Ganga Aarti. Today we had a immense pleasure to have a Ganga Snan in Ganga.
It is a very much divine place. We are eagerly waiting for this. We are very much pleasure to have this trip, and thanks to everyone who are organizing this, and thanks to Narendra Modi ji. We have came here to visit Gangai Tirtham. This is, like very holy and spiritual place it is. According to our Hindu culture, in our lifetime before our death, at least once we have to come to Kashi. Very thanks to Modi ji for giving this wonderful opportunity. गंगा स्नान वेदों में, पुराणों में, या यूं कहें कि संपूर्ण सनातन परंपरा में वर्णित है। इसे हम अपनी परंपरा के रूप में देखते हैं। किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, वह भी काशी में। जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं, प्रत्येक दिन दर्शन करने के पश्चात गंगा में स्नान करते हैं। दक्षिण भारत में एक एक गांव में काशी में आना, गंगा स्नान करना, बाबा का दर्शन करना, इसको लेके बहुत ही विशेष श्रद्धा उनके मन में रहता है। दीपावली के दिन विशेष रूप से वहाँ पूछते हैं, गंगा स्नान हुआ, एक एक लोग दीपावली के दिन पूछते हैं। कलौ गंगैव कलम, कली में जो है गंगा का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए गंगा स्नान करने से कई करोड़ों जन्म का पाप का नाश होता है। माँ गंगा का मान उतना ही है जितना काशी विश्वनाथ का। कहते हैं गंगा का घर है काशी, इसलिए बाबा को गंगाधर भी कहते हैं। गंगा स्नान का अपना महत्व है। वेदों में भी वर्णित है कि किस तरह से पुण्य लाभ मिलता है, पाप का नाश होता है। काशी तमिल संगमम 4 में जो भी समूह में सदस्य आ रहे हैं वो यह पुण्य लाभ पा रहे हैं गंगा स्नान करके, और सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य सरकार ने उन्हें दिया कि वो काशी दर्शन कर पा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं और गंगा स्नान का पुण्य लाभ पा सकें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत काशी आए आगंतुकों के बेहतर अनुभव की वजह से अभियान को लोकप्रियता और उत्तर दक्षिण भाग के लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसे लेकर कहा है कि इस अभियान से दोनों भाग के लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और प्रगाढ़ हुई है। हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी ने के अन्नामलाई से खास बातचीत की। काशी तमिल संगमों का चौथा संस्करण चल रहा है। बहुत सारे गणमान्य अतिथि, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आ रहे हैं और तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जी हमारे साथ में। आपने क्या देखा, क्या समझा और क्या पाया? एक संगमम प्रीवियस संगमम का ऊपर बिल्ड हो रहा। फोर्थ संगमम इज लर्निंग तमिल. So this Sangamam, I see more participation of the local public. So it is increasing, and a lot of people are learning basic Tamil also. I also saw a lot of Tamil, Kashi Tamil Sangamam Yatris, kal 220 आदमी था. So they are trying to learn basics of Hindi. क्या है वो alphabet क्या है. So I'm seeing a lot of intermingling. That is. क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चेंज आ रहा है हमारे तमिल भाई बहनों के, जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पर, और लोग क्या सोच रहे हैं इन आपस में जो रिलेशन, हमारा बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है? 500 till now about 10,000 people काशी तमिल संगम में participate total 4 years में. So we have to understand, seeing is believing. One person comes here, देख रहा हो, इधर काशी का कल्चर देख रहा, वापस तमिलनाडु is coming, he's telling his relatives, friends what is happening, he or she. So that is why the Kashi Tamil Sangam has become a big spirited discourse in Tamil Nadu. One, everybody knows, okay, whatever some people talk about North India or some people talk about South India, it is all only political baat. So people welcome me. Sir, every year last year, the first train reaches at 2 o'clock in the morning. 300 people from Kashi are in the railway station in the school to receive our people. Seeing is believing. Immediately your mind opens up, oh, 400 people have come to receive me, and everywhere there is a smile, sir. Pura Varanasi, Namo Ghat, everywhere there is a smile. People know, okay, एक भारत है, कल्चर में थोड़ा सा अलग अलग है, बट भारतीय कल्चर एक है। क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, जिसमें एक भारत को हम श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, और उन पॉलिटिशियंस को जो अभी तक तोड़ते रहे हैं? So for me, the biggest contribution of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, among many contributions, is building the spirit of Ek Bharat and Shresth Bharat. He has built it personally over the last 11 years, and he has invested so much in building this.
जैसा के एन मलई जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के क्षेत्रों में ट्रेवल करें, और खासतौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अपनी युवा पीढ़ी बोलते हैं, अगर वो ट्रेवल करेंगे तो वाकई जो अगली जनरेशन या अगला जो भारत हम देख रहे हैं बनता हुआ, वो एक भारत तो है ही है, श्रेष्ठ भारत भी रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों और निर्दोष महिलाओं, बच्चों और क्रिकेटरों की हत्या की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थवनैनी हरीश ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों जैसे कि अलकायदा और लश्कर तैयबा समेत उनके सहयोगियों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को समन्वित करना चाहिए ताकि वह सीमा पार आतंकवाद में लिप्त न हो। Over the years, India has been a strong advocate for peace and stability in Afghanistan. Provision of humanitarian assistance and building the capacities of the Afghan people have always remained India's priorities. We have already more than 500 development partnership projects across all provinces. And as decided during Foreign Minister Mottaki's recent visit to India, India would further deepen its engagement in development cooperation projects, particularly in the sectors of healthcare, public infrastructure, and capacity building. We will continue working with UN agencies in critical areas such as health, food security, education, and sports. और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।